का 5 राज्यों के रिजल्ट आने वाले हैं, जहां पर तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरला और पुडुचेरी के काउंटिंग जो है चालू है, जारी है अभी। अलग-अलग जगह से अलग-अलग अपडेट्स सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल केंद्र में था, पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा चर्चा में था। पश्चिम बंगाल में ये चर्चा चल रही थी कि ममता बनर्जी वापस आएँगी या फिर बीजेपी गवर्नमेंट पहली बार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन इन सब के बीच तमिलनाडु से एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। टीवीके जो 2024 में एक पार्टी बनी थी, विजय थालापति ने जिसको बनाया था, वो पार्टी आगे बढ़ गई है। वो पार्टी 100 सीटों से ज्यादा अभी तक रुझानों में आगे है। इन्हीं सब चीजों पर हम आज बात करेंगे। नफीस सर हमारे साथ हैं, जानेंगे क्या कुछ समीकरण रहा है। नफीस सर, ये पूरा जो चुनाव हुआ है, कैसे आपने इसको देखा है? चुनाव की बात करें तो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड जो था वो पश्चिम बंगाल का चुनाव था। क्योंकि सभी की नजर पश्चिम बंगाल में थी, क्या दीदी इस बार फिर से सरकार बनाएंगी या भाजपा वहां पर सत्ता पे काबिज होगी। अभी के जो रुझान नजर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो भाजपा फिलहाल लीड करती हुई नजर आ रही है। और पश्चिम बंगाल में देखें तो टीएमसी लगभग 112 पर और बीजेपी 160 के आसपास है। तो ये अंतर फिलहाल काफी है, लेकिन अभी कई दौर की काउंटिंग बाकी है, तो उलटफेर की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। इसके नफीस अलावा सर, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में इतना ज्यादा लीड कर रही है, इतनी ज्यादा सीटों पे। तो क्या वहां की जनता अब हट चुकी है जो कांग्रेस से, टीएमसी से? हाँ, जिस प्रकार के रुझान है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि लोगों ने सत्ता परिवर्तन के लिए वोट किया है। बाकी इसके अलावा विपक्ष का जो हमेशा से आरोप रहा है और इस बार भी बहुत ज्यादा आरोप था, वोट डिलीशन को लेकर और इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने उंगलियां उठाई थी विपक्ष ने। जहां जहां टीएमसी जीती थी या जहां पर उसका वोट बैंक था वहां काफी वोट डिलीशन हुआ था। ये बहुत से मुद्दे पूरे चुनाव में गरमाए थे। इस बार देखते हैं कि क्या यूसी का असर है। विपक्ष, हाँ, अगर इस चुनाव में जीतता नहीं है तो उसके इल्जाम क्या होंगे, वो हार को स्वीकार करेगा या वजह को गिनाएगा। सर, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। 2021 में भी यही हुआ था। 2021 में ममता बनर्जी को हार मिली थी और अभी भी नंदीग्राम से वो जो है चुनाव लड़ रही हैं, और वहाँ पर माफ करिएगा, भवानीपुर से वो चुनाव लड़ रही हैं। वहाँ पर वो पीछे चल रही हैं, कुछ 4-5 हज़ार वोटों से वो भी पीछे चल रही है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, जो डाटा अभी अवेलेबल है उस हिसाब से। तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार भी वो हार जाएंगी, फिर से जिस तरह से वो शुभेंदु अधिकारी से पिछली बार हारी थी? ये हालात तो कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के उसमें अगर देखा जाए लगभग 5,000 का वोट का डिफरेंस है। हाँ। लेकिन ये अभी फेरबदल हो सकता है, अभी कई दौर की काउंटिंग बाकी है। ममता बनर्जी भी जमीनी नेता है वहाँ की, और चूंकि इस बार इतना हाईलाइटेड चुनाव रहा है, लगभग बीजेपी का पूरा महकमा बंगाल में था और पूरा जोर लगा दिया बीजेपी ने इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए वहां पर, और उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है जिस तरीके से बीजेपी लीड कर रही है। ममता बनर्जी की बात अगर करें, वोट ऐसी लेनी है, उसके साथ साथ इस बार एक और फेस बहुत ज्यादा बंगाल में देखने को मिला, सैनी घोष का। वो भी स्टार कैंपेनर के रूप में उभरी है। उन्होंने अधिकतर सीटों पे ममता बनर्जी का साथ दिया है और दोनों ने जमीन पर काफी मशक्कत की है। अब रिजल्ट पे देखते हैं कि क्या होगा। शाइनी घोष को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक उनका जो है समर्थन दिखा। मतलब पश्चिम बंगाल से बाहर लोग शाइनी घोष को ज़्यादा पसंद कर रहे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर उनकी उतनी पकड़, उतनी मजबूत रही होगी ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो अभी सीटें 112 सीटों पर टीएमसी भी आगे दिख रही है, ये काफ़ी टीएमसी को जो है नुकसान हुआ। टीएमसी यहाँ पर लगभग 50 से 60 सीटों पे अभी पीछे चल रही है 2021 के मुकाबले। इसी मामले में अगर कहा जाए, बीजेपी का जो वोट का चुनावी मैनेजमेंट है वो अक्सर बेहतर कहलाता है। विपक्ष हमेशा उसकी बराबरी नहीं कर पाते हैं। वहां पर अगर हम सयानी घोष की बात करें या आपकी ममता बनर्जी, गिने चुने चेहरे समझ में आएंगे, या विपक्ष के गठबंधन के यहाँ से दूसरे राज्यों से गए कुछ नेता जैसे कि अखिलेश यादव वगैरह ने उनके समर्थन में किया। लेकिन बीजेपी के कई राज्यों के मुख्यमंत्री अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी और सभी लोगों ने हर चीज पे बहुत अच्छे से मेहनत की है। उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और जो इस समय मैनेजमेंट या कह सकते हैं कि चुनावी रणनीति के मामले में देखा जाए, बीजेपी का मुकाबला फिलहाल कोई पार्टी करती नजर नहीं आ रही। हाँ, फिलहाल ममता बनर्जी ने फाइट बहुत अच्छी की, कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। लेकिन जो ग्राउंड पे लड़ाई है उसमें फिलहाल बीजेपी का कोई सानी नहीं है। राजनीति अब पार्ट टाइम नहीं रह गई है, 24x7 है। जो हमेशा एक्टिव रहेगा वही जीतेगा।
कांग्रेस से ममता बनर्जी का कोई गठबंधन नहीं था, वो ममता बनर्जी अलग वहाँ पर चुनाव लड़ रही थी और राहुल गांधी का एक ये बयान आया था कि जितने भ्रष्ट नरेंद्र मोदी हैं, उतनी ही भ्रष्ट ममता बनर्जी भी हैं। जो कि दोनों लोग इंडिया गठबंधन में भी हैं। इंडिया गठबंधन में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, जो सांसद के चुनाव होते हैं, उसमें दोनों लोग साथ में लड़ते हैं और जब क्षेत्रीय चुनाव होता है, तो वहाँ पर ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं। इसका भी हो सकता है नुकसान कुछ ममता बनर्जी को हुआ हो सकता है, क्योंकि आइडियोलॉजी को देखा जाए अगर देख तो बीजेपी की एक अलग आइडियोलॉजी है, बाकी सारी विपक्षी पार्टियां जिनकी उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी अलग है। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए या फिर इनका जो गठबंधन था, इंडिया गठबंधन, वो लोकसभा चुनाव के लिए था, ना कि विधानसभा चुनाव के लिए। और विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव हों चाहे मुलायम सिंह अखिलेश यादव हों, ये तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में वहां पर प्रचार कर रहे थे बंगाल में, जबकि कांग्रेस अपने लिए अपने सीटों पे अपने कैंडिडेट्स के लिए चुनाव लड़ रही थी। आखिरी में सब कुछ जनता के लिए होता है सर, ये कि जनता को जो है, जनता के दिमाग में क्या चीजें जा रही हैं, जनता को आप क्या मैसेज दे रहे हैं। तो क्या ये जनता को मैसेज तो साफ तौर पर यही मिलता है कि आप इंडिया गठबंधन, जब लोकसभा की बात आती है तो आप बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आ जाते हैं, लेकिन जब क्षेत्र की बात आती है तो वहां पर आपकी आइडियोलॉजी अलग हो जाती है, आप वहां पर पार्टी आपकी जो है अलग चुनाव लड़ती है। तो हो सकता है पार्टी अपना फायदा देख रही है, जनता के दिमाग में तो मैसेज जा रहा है। बिल्कुल यही चीज है। अगर हम देखें, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग तरीके से लड़ रही हैं, लेकिन लोगों के लिए क्या, जैसे संविधान की बात करते हैं, इस समय सभी पार्टियां की संविधान को बचाना है। पिछले लोकसभा में संविधान को लेकर राहुल गांधी भी घूमे थे और यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन के बाकी भी दल उसी थ्योरी पे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब आपके क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, राज्यों के चुनाव होते हैं, सभी लोग अपना व्यक्तिगत हित और अपनी सीट के बारे में सोचते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता या आइडियोलॉजी बहुत किनारे हो जाती है। आइडियोलॉजी की बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही आपने देखे होंगे, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हो गए। तो आइडियोलॉजी जैसी चीज पिछले कई सालों से बहुत कम नजर आ रही है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है सत्ता की तरफ सभी लोग भागना चाह रहे हैं। जहां सत्ता है वहीं पर हर व्यक्ति अपना जो भी है प्रभावी तरीके से वहां मतलब नेता जो है वो फायदा देख रहे हैं। आइडियोलॉजी की बात हम करें, तमिलनाडु की तरफ बढ़े तो वहां पर जो भी पार्टियां हैं वो आइडियोलॉजी पर ही काम कर रही हैं। वहां पे कोई जो भी जनता के लिए फायदा होता है, मतलब जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर वो काम करती हैं। तो वहां पर अभी टीवीके आगे बढ़ती हुई दिख रही है। 104 सीटों पर अभी टीवीके आगे है, रुझानों में आगे है। टीवीके जो 2024 में एक पार्टी बनी थी, विजय थालापति ने बनवाई थी, वो आगे चल रही। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? वहां के जो लोग हैं, क्या वो बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि काफी टाइम से डीएमके की सरकार है? अगर इस पूरे 5 राज्यों के चुनाव में देखा जाए तो सबसे ज्यादा हतप्रभ करने वाला रिजल्ट अगर कहा जाए तो तमिलनाडु का ही है। वहां पर लास्ट में 2024 में और इतना भी प्रचार नहीं हुआ, जैसे कि अन्ना आंदोलन के बाद एक पार्टी बनी थी आम आदमी पार्टी, जितना उसको मीडिया कवरेज मिला था, जितना प्रचार हुआ था, उसके बाद रिजल्ट आया, फिर भी लोग अचंभित थे। लेकिन यहाँ पर तो उसका इतना जिक्र भी नहीं हुआ जिस हिसाब से रिजल्ट है और जिस हिसाब से रुझान है, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है 100+ हो चुका है। तो हो सकता है कि बगैर किसी समर्थन के भी वो सरकार बना ले। और रही बात मुद्दों की, तो वो पार्टी जहां भी है, परिवारवाद का उसने विरोध किया है। मुख्य विपक्षी पार्टी उसने भाजपा के साथ जो वहां पर एआईडीएमके और डीएमके है उनको भी लिया था। अगर वो फिलहाल जिस हिसाब से बढ़ रही है, 100+ पे पहुंच गई है, अपने दम पर सरकार बनाती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, और अभी हाल ही के दिनों में ये जो जेनज़ीज़ हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि हमारी सरकार चाहिए, हमें हमारे मुद्दे चाहिए। नेपाल में सत्ता बदल गई और उसके बाद वहाँ पर भी यही चीज़ थी कि जो जेनज़ीज़ थे उनका प्रदर्शन था, उन्होंने पूरा विरोध किया अपनी सरकार का। उसके बाद अब जो टीवीके है उसकी भी यही आइडियोलॉजी है कि वो जेनज़ीज़ को आगे बढ़ाती, युवाओं को रोज़गार देने की बात करती है, किस तरीके से युवाओं को फ़ायदा हो सके, उसकी बात अभी तक टीवीके ने अपने बयानों में, भाषणों में की है। तो ये एक नया चेंज अब इस करंट पॉलिटिक्स में दिखने को मिल रहा है। एक नेपाल में, एक देश में पूरा बदलाव हुआ है। अभी हिंदुस्तान में तमिलनाडु में ये बदलाव हो रहा है। तो धीरे-धीरे ये असर जो है वो पहुँच रहा है लोगों के दिलों में। कह सकते हैं जेन ज़ी की शुरुआत, और भारत में अगर कहा जाए तो जेन ज़ी के शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा राहुल गांधी ने किया था। लेकिन असर देखा जाए तो तमिलनाडु में नज़र आ रहा है। और उसको ज़मीन पे लेके आने की बात है, जहाँ तक अगर आप आम आदमी पार्टी की शुरुआती
आइडियोलॉजी को देखा जाए तो आइडियोलॉजी तो नहीं थी, ये अलग बात है, कुछ मुद्दे थे। लेकिन सत्ता में आने पर के बाद वो चाहे आपका लोकायुक्त वाला मुद्दा हो या करप्शन का मुद्दा है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं गायब हो गया। अब ये पार्टी पहली बार आई है 2024 में, बहुत ज्यादा पुरानी पार्टी नहीं है। इसमें जो लोग जुड़े हैं उनकी आइडियोलॉजी खुद क्या है, शुरुआत में तो हर व्यक्ति जुड़ जाता है पार्टी से, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी कुछ समय बाद पता चलती है। अगर ये पार्टी टूटती नहीं है, और जैसा कि विजय थालापति जिस आइडियोलॉजी को लेके आगे बढ़े हैं, अगर उसी पे रहते हैं तो हो सकता है जेनजी वाली जो सोच है उसको आगे बढ़े और बाकी देश के राज्यों में भी ऐसा कुछ मैसेज जाए। फिलहाल वो लोग अपने राज्य को लेकर काफी वहां का वोटर एक्टिव दिख रहा है, और उसने बदलाव को लेकर चूंकि इसके पहले तक यूडीएफ और एलडीएफ ही अदल बदल कर सत्ता में आते रहे हैं, तो उसने फिलहाल बदलाव के लिए वोट किया है, ऐसा लग रहा है। सर, बंगाल में हुमायूं कबीर ने एक बात कही थी बाबरी मस्जिद को लेकर के, वहां पर बनवाने की, बाद में वो एक्सपोज हो गए थे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ पर बदलाव उसका कुछ असर पड़ा है पश्चिम बंगाल में? कहीं ना कहीं देखिए, हर मैसेज सभी तक पहुंच जाए जरूरी नहीं होता है। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनवाने का जब ऐलान किया तो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। पोलराइजेशन के लिए उतना काफी था। उसके बाद वो जब बेनकाब हुए या AIMIM ने उनसे गठबंधन तोड़ा, वो चीजें उतनी तरीके से प्रचारित नहीं हुई जितनी वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई, जितनी पहुंचनी चाहिए थी। जो चीजें बीजेपी का अगर आप कहना चाहते हैं कि उसको जो बेनिफिट लेना था या नहीं भी लेना था, जिस टाइप की बातें हैं, फिलहाल उसको बेनिफिट मिल जाता है। और इस मामले में बीजेपी का कोई शान ही नहीं है, किस मुद्दे से कैसे बेनिफिट लेना होता है। बीजेपी हमेशा अपनी पिच पर खेलती है और दूसरों को अपने पिच पर इनवाइट करती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें इस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी पिच पर बीजेपी को खेलने के लिए मजबूर करे। अब असम की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। असम में बीजेपी अभी 95 सीटों पर लीड कर रही है, रुझानों में आगे है। कांग्रेस 29 सीट, मतलब एक हिसाब से देखें तो वही चीजें जो पिछले 5 साल से रही हैं वो फिर आगे बढ़ रही हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। असम में भी बिल्कुल अगर देखा जाए कि राजनीति में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि हेमंत बिस्वा शर्मा पर पवन खेड़ा साहब ने और कांग्रेस ने बहुत इल्जाम भी लगाए थे। ये हो रहा था कि इस बार इन मुद्दों को लेकर, और उनकी वाइफ के नाम कुछ 2 पासपोर्ट, ऐसे कई सारे मुद्दे थे जिसको लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा पर इल्जाम लगाए, और ये हुआ था कि शायद सत्ता परिवर्तन हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस प्लस गठबंधन मात्र 29 पर काफी देर से अटका हुआ है और बीजेपी लगातार लीड कर रही है। तो असम में तो लगभग साफ है कि बीजेपी सरकार बना लेगी। फिलहाल ममता बनर्जी अभी भी पीछे चल रही हैं। दूसरे राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और ममता बनर्जी अभी भी पीछे चल रही हैं। यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से 1558 वोटों से आगे चल रहे हैं। सर, नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई थी वहां पर, और उस सीट से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ये एक ब्रेकिंग टीवी चैनल्स पर अभी हमें देखने को मिल रही है, जो यहाँ पर चल रहे हैं। जो क्या लग रहा है आपको, इस तरीके की चीजें असर डालती हैं चुनाव में? बिल्कुल डालती हैं, और शायद सारे विपक्षी पार्टियों को भी सोचना चाहिए। झालमुड़ी खाई थी उन्होंने, उसके बाद उस पे विपक्षी पार्टियों ने बहुत प्रतिक्रिया भी दी थी। दुकान को लेकर, वहां के स्टॉक को लेकर बहुत सी ऐसी पॉलिटिक्स हुई थी। लेकिन उन्हें क्या लगता है कि जो लगातार, चाहे वो गुजरात हो, चाहे सेंटर में आने के बाद से लगातार सत्ता में हो, उस व्यक्ति को ये नहीं पता होगा कि मैं अगर कोई चीज कर रहा हूँ उसमें क्या खामी है। कई बार खामियों को प्रचारित विपक्ष खुद करता है, और वही उनकी अगर देखा जाए जीत है। नरेंद्र मोदी कभी ये नहीं सोचते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। उनको खुद को प्रचारित करते हैं, उससे कहीं ज्यादा विपक्ष उनको प्रचारित करता है। जी, इस बार 2 चीज देखने को मिली, पश्चिम बंगाल में और असम में ज्यादा मात्रा में वोट पड़े हैं। बंगाल में 92% लगभग वोट पड़ा है, पश्चिम बंगाल वहाँ असम में जो है 85-86% लगभग वोट पड़ा है। मतलब एक रिकॉर्ड है ये, कभी इतना ज्यादा वोट इन 2 राज्यों में नहीं पड़ा था। ये इस तरह की चीजें SIR आने के बाद हो रही हैं। ये चीज कैसे, अब इसको कैसे देखें? हाँ, ये एकदम अगर देखा जाए तो चौंका देने वाली बात है। बहुत से जो बंगाल के चुनाव को लेकर लोग कह रहे थे, तो उन्होंने कहा वोट डिलीशन हुआ, उसके बाद 92% 90% के आसपास जब वोट हुआ है, तो हो सकता बहुत से लोग जो जिन्हें लग रहा था कि भाजपा को रोकना चाहिए, उन लोगों ने वोट किया, लेकिन ऐसा होता कुछ नजर नहीं आ रहा है। वोट डिलीशन हो सकता है ऐसे लोगों को हुआ हो जो जिन्होंने वोट पहले दिया भी नहीं रेगुलर, अब उतने ही लोग बचे हों जो रेगुलर वोट देते थे। ये भी एक वजह हो सकती है वोट परसेंटेज बढ़ने का। और चूंकि SIR हुआ है तो अवेयरनेस तो आई होगी,
सभी काफ़ी लोगों में जो नहीं देते थे हाँ, उनको भी जो वोट लोग देने के लिए पश्चिम एक्टिव बंगाल हुए। के लोग बाहर रहते थे, वो ख़ास करके छुट्टी लेकर के अपने राज्यों में गए, उन्होंने वोट दिया, ताकि उनका एक रिकॉर्ड रहे एसआईआर में कि हाँ वो यहाँ पे नागरिक हैं, उनके नाम ना कटे। ये डर था लोगों के मन में कि उनके नाम कहीं ना कट जाएँ, ये सारी चीज़ें भी एसआईआर की वजह से देखने को मिली हैं। सर, केरला में क्या लग रहा है आपको? केरला में जिस तरीके से अगर रुझान का देखा जाए तो यूडीएफ ही आपकी आगे नजर आ रही है। हाँ, और यूडीएफ अगर 96 यूडीएफ सीटों पे हाँ है अभी। 96 प्लस पर है तो यूडीएफ सरकार बनाती नजर आ रही है, कांग्रेस के साथ गठबंधन है। तो बीजेपी तो केरला जैसे राज्य में फोकस नहीं कर रही है वहां पर? बीजेपी ने किया है लेकिन अभी तक वहां पर बीजेपी का कभी जनाधार नहीं रहा है, और चूंकि हम्म। उसको जहां लगता है कि वो पैर जमा सकती है वही कोशिश करती है। पिछली बार मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में बंगाल में उभरी बीजेपी और आज सत्ता में है। अभी 164 सीटों पर वो लगभग पश्चिम बंगाल रुझान में। यही बता रहे हैं कि सत्ता में है। हाँ। और दावे अगर देखा जाए अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने पहले कह दिया था, तो जहां पर ये दावे कर देते हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं, तो फिलहाल पिछले काफी सालों से यही है कि हम सत्ता में आरोप भी आ रहे लगते हैं। रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, इनको पहले से पता होता है सारी चीजें। जिसमें बीजेपी का भी कहना होता है कि अगर जैसे अब ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम को लेकर के अभी प्रदर्शन कर रही थी, 2 दिनों पहले की बात है ये। तो बीजेपी का यही कहना था कि अगर आप जीत गए तो फिर क्या आप ये आरोप सही आपके साबित होंगे, तब भी हो सकता है कि ये आरोप गलत हो। आरोप साबित होना और आरोप लगाना दो अलग चीजें होती हैं। हाँ। और हर कोई भी पार्टी हो, अपने आप पे जनता का मैंडेट स्वीकार कर लेना अलग चीज होती है, लेकिन जनता की नजर में हम हार गए ये शो नहीं करना चाहेगी, हम्म। क्योंकि हारा हुआ प्रत्याशी अलग होता है। तो एक वजह बताती है जिसकी वजह से वो हम्म। अपने लोगों में विश्वास जगा सके कि हम अभी जीत सकते हैं। वजह तो कुछ ना कुछ बनानी पड़ती है। हम्म। इसीलिए एक आप ईवीएम को भी कह सकते हैं कि वो वजह बताती है, या एसआईआर को वजह बताती है किसी ना हम्म। किसी पे। हर हम्म। व्यक्ति के अंदर ताकत नहीं होती कि अपनी हार स्वीकार कर ले। हुँ। हम वापस लौट के हुमायूँ कबीर पे आते हैं, वो अभी आगे चल रहे हैं अपनी सीट से, जहाँ से वो चुनाव लड़े थे। कितना खतरनाक है ये चीज़ कि एक धर्म की पॉलिटिक्स जो हो रही है हिंदुस्तान में, और इस तरह से हुमायूँ कबीर जैसे लोग जो बयान देते हैं और बयान देने के बाद फ़ायदा उनको मिलता है, लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, जो कि एक अननेसेसरी मुद्दा था यहाँ पे बंगाल के लोगों के। दूसरे राज्यों के लोगों के लिए कोई मतलब नहीं था कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बनी, या बाबरी मस्जिद की बातें होनी ही नहीं चाहिए थी। उसके बाद अब वो चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें फ़ायदा मिल रहा है, वो आगे चल रहे हैं, करीब 5000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं अपनी सीट से। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि वो चीज़ें डिस्क्लोज़ हो गई थी हुमायूँ कबीर की, उन्होंने लेन-देन किया था हाँ। उस मुद्दे पे, यहाँ तक कि हुमायूँ कबीर कभी बाबरी मस्जिद आए ही बीजेपी नहीं एकदम होंगे। इसको सिरे से नकार रही है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है। लेकिन शायद जहाँ तक हुमायूँ कबीर ने स्वीकार किया था इस बात को, और वीडियो आई थी, वो तो जाँच का विषय है। लेकिन ऐसा होने के बाद जैसे कहा कि जो पहला मैसेज था बीजेपी ने जो भेजा, या हुँ। हुमायूँ कबीर ने वहाँ पर बाबरी मस्जिद हुँ। मस्जिद बनवाने का जो की शुरुआत की, हुँ। उससे जो उसको फ़ायदा मिलना था वो मिल गया। उसके बाद क्या डिस्क्लोज़ हुआ उससे कोई लेना-देना नहीं होता बीजेपी को। शुरुआती जो उसको बेनिफिट होना होता है, हो जाता है। कहीं न कहीं इस मामले में भी बीजेपी ने फ़ायदा उठा लिया, और हुमायूँ कबीर ने भी कहीं न कहीं फ़ायदा उसका ले लिया है, और अगर वो जीत रहे हैं तो। ममता बनर्जी आगे निकल चुकी हैं, तीसरे राउंड की वोटिंग अभी काउंटिंग शुरू हुई, जिसमें 900 वोटों से ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। और अब टीएमसी जो है पीछे दिख रही थी, वो भी अब धीरे-धीरे आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। टीएमसी इस वक़्त 128 सीटों पर लीड कर रही है, और 150 सीटों पर अभी भी बीजेपी पश्चिम बंगाल में बढ़त बनाए हुई है। तो सर, अब ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे हो सकता है टीएमसी आगे आए, क्योंकि अभी पूरे तरीके से कह नहीं सकते हैं कि क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं सामने। बैलेट के बाद जब से ईवीएम की पहले, काउंटिंग। दूसरे और तीसरे हाँ। राउंड की काउंटिंग शुरू हुई है, उसके बाद लगातार बदलाव आ रहे हैं। ये अलग बात है कि बीजेपी बढ़त पर है, लेकिन कहीं भी किसी भी सीट पर 1000, 1500, 2000, 4000, 5000 का डिफरेंस है। ये अलग बात है कि पिछले कई सालों के चुनाव नतीजों को देखा जाए तो हर जगह 20 से 25% सीटें ऐसी होती हैं जहां पर वोट का जो डिफरेंस होता है 2-3 हजार के आसपास ही होता है। और इस बार चुनाव रिजल्ट के आसपास भी ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से, सभी से ये अपील की थी कि अगर डिफरेंस बहुत कम होता है 1500 का, तो रिकाउंटिंग के लिए वो जरूर कोशिश करें। हर जगह रिकाउंटिंग की बात की। तो कहीं ना कहीं जितनी भी मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं उनका इस समय इलेक्शन कमीशन पर, या जो प्रक्रिया है, या वहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वहाँ पर, उस पर हमेशा उंगली उठाते रहते हैं, और भरोसा कम रह गया है। तो इसलिए उन लोगों ने रिकाउंटिंग की बात की है। अगर इतना ही डिफरेंस रहा तो बदलाव कभी भी आ सकता है। फिलहाल अभी ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है,
जिस हिसाब से अभी कई चरणों का अभी काउंटिंग बाकी है, है अभी। उस काउंटिंग के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो ममता बनर्जी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं नजर आ रही है। बीजेपी ने अपने लगभग 12 स्टेट्स के सीएम को लगा दिया था वहाँ पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार हो रहे थे, उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री गए थे, मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री आए थे। इसका असर कुछ रिजल्ट पर पड़ सकता है, पड़ता है, दिखाई दे रहा है आपको? बेशक अगर यही देखा जाए, यही चुनावी मैनेजमेंट की बात अगर की जाए, बीजेपी से बेहतर चुनावी मैनेजमेंट इस समय किसी पार्टी का नजर नहीं आता है। हाँ, अगर लड़ाई में विपक्ष के तौर पर देखा जाए तो पहली बार सबसे अधिक फाइट करती हुई ममता बनर्जी नजर आई हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से बीजेपी को हर मुद्दे पर जवाब दिया। वो जमीनी नेता थी, लेकिन जो चुनाव कैंपेनिंग की बात करें, जो इनकी मैनेजमेंट की बात किया जाए बीजेपी की, तो बहुत बेहतर है हमेशा से। हर पार्टी का वो बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं, कहाँ किस नेता को भेजना है, कहाँ कहाँ से वोट किस मुद्दे पे कन्वर्ट होंगे। मुद्दे वो खुद पब्लिक डोमेन में डालते हैं, और कब तक उस मुद्दे को उसने रखना है या डाइवर्ट कर देना है मुद्दा। जैसे कि आप अभी देखिए, एक महिला आरक्षण बिल लाए वो, जिस पर विपक्षी पार्टियों को ही घेर लिया कि महिला विरोधी हैं। कहीं ना कहीं इसका भी लाभ इनको मिला होगा, और इस बार कई बार जनता की उसमें देखा जाता तो महिलाओं का रुझान वहां बंगाल में भी काफी लोगों को था कि हम लोगों ने इस बार परिवर्तन के लिए और महिला आरक्षण को लेकर भी वोट दिया है। ऐसी भी कुछ लोगों की, अगर आप 1-2% भी मूव कर जाते हैं किसी मुद्दे को लेकर, तो सत्ता परिवर्तन हो जाता है। देखने को ये भी मिलता है कि जिस तरीके से बीजेपी जिस भी राज्य में एक बार अपनी सरकार बना लेती है तो फिर वहां से वो जल्दी हटती नहीं है। बीजेपी को बस एक बार वो राज्य चाहिए। पश्चिम बंगाल भी एक ऐसा राज्य जहां पर बीजेपी से पहले कभी सत्ता में नहीं रही है, लेकिन अब आज के दिन अगर ये ऐसा रिजल्ट आता है कि बीजेपी सत्ता में आती है तो ये भी वहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। वहाँ के लोग एक नई चीज देखेंगे, नई गवर्नमेंट को देखेंगे। वहां से विरोध की भी आवाज उठती रही है। जो पश्चिम बंगाल से लोग थे वो दीदी को ज्यादा पसंद करते थे। ऐसी जो चीजें बाहर निकल के आती है सोशल मीडिया पर, हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। लेकिन अब बीजेपी वहां पर आ रही है तो वहां के लोग क्या आगे भी बीजेपी को वोट दे सकते हैं, पसंद कर सकते हैं आगे? क्योंकि जहां पर भी बीजेपी आई है, जिस भी राज्य में बीजेपी आई है, बीजेपी के लोग फिर वहां पर बीजेपी को पसंद करने लगे हैं। उस राज्य के लोग वहां पर बीजेपी को पसंद करने लगे हैं। अब बीजेपी के लोगों के हिसाब से अगर कहा जाए या उनके समर्थकों की नजर से, तो बीजेपी की सरकार जहां पर आती है वहां पर फिर बीजेपी अच्छा ही काम करती है, बकौल बीजेपी समर्थक या बीजेपी के नेताओं के। लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है बीजेपी ने तिकड़म करके जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं उनका प्रयोग करके और दूसरी चीज से चुनाव को जीता है फिलहाल। और इस चुनाव के बाद भी ऐसा ही आरोप फिलहाल तो लगता नजर आ रहा है। वो तो विपक्ष लगाएगा ही, विपक्ष जहां भी आता है वहां पर। उसके बाद डिपेंड करता है कि जो मुख्यमंत्री बनता है वो सरकार कैसे चलाता है। जहां तक पहले बात होती थी जिन मुद्दों की, आजकल उस मुद्दे से कहीं ज्यादा बीजेपी जिन मुद्दों को उठा के ले जा रही, चाहे आप उसे हिंदू मुस्लिम कहिए, चाहे जो भी मुद्दे कहिए, उसमें फिलहाल बीजेपी जीतती नजर आ रही है और लोगों को अपनी आइडियोलॉजी से सहमत कर रही है कहीं ना कहीं, तभी ऐसा रिजल्ट आ रहा है। पर बीजेपी हिंदू मुस्लिम वाली बात हमें इंटरनेट पर देखने को मिलती है। बीजेपी की तरफ से कोई ऐसी चीज ऐसी नहीं हुई कि वो खास करके कुछ उसने मुसलमानों के लिए ना किया हो जो चीज उसने हिंदुओं के लिए की हो। तो ये भी एक आरोप ही है बीजेपी के ऊपर कि वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करते हैं। अब कोई बड़ा नेता ये सामने से आकर के नहीं कहता है कि हम हिंदुओं के हैं, हम मुसलमानों को कुछ नहीं करते। अगर इस प्रकार से अभी आपने देखा होगा, कुछ समय पहले बीजेपी के कई नेताओं की वीडियो वायरल हुई थी बंगाल में मछली खाते हुए। हाँ, तो हकीकत यह राजनीति यही है, जहां पर जो चीज चाहिए वहां पर वो सर्व करते हैं। आइडियोलॉजी इसीलिए इस समय उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रह गई है। साम दाम दंड भेद से बीजेपी को जीतना आता है। जिस जगह पर जिस आइडियोलॉजी की जरूरत होती है बीजेपी वो परोस देती है। और इसीलिए आज शायद जो बीजेपी की सफलता की वजह है वो यही वजह है कि बीजेपी फिलहाल जीत रही है। और जहां तक बात करें कि टीएमसी या बाकी जितनी भी पार्टियां हैं मुद्दों पर रहती है, लेकिन अगर देखा जाए बीजेपी का मुद्दा सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं है, उसे सिर्फ जीतना है। तो बीजेपी को सिर्फ जीतना है और इसका जनता को, जो जनता उसको वोट देती है, जो जनता आइडियोलॉजी को देख करके वोट देती है या बीजेपी के काम को देख करके वोट देती है, कितना असर इसका पड़ता है उसके ऊपर, उस जनता के ऊपर कि मतलब वो हिंदू मुस्लिम देख करके वोट दे रही है या फिर वो काम को देख करके वोट दे रही है, तो क्या उसको वो चीज मिल पा रही जिस चीज को लेकर के वो बीजेपी को वोट दे रही है? माफ कीजिएगा, पिछली बार भी आपका सवाल
थोड़ा-सा मिस कर गए। हिंदू मुस्लिम उन्होंने किया है या सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखता है, तो है हकीकत है कि कहीं न कहीं इस राजनीति का असर तो पड़ा है। लेकिन जो हिंदू मुस्लिम की आइडियोलॉजी है, वो स्वीकार्य क्यों हो रही है? कभी इस विपक्षी पार्टियों ने सोचा? अगर बीजेपी के पार्टी के विपक्षी पार्टियों का बहुमत ज़्यादा है, तो यूनाइट क्यों नहीं है? क्या वो अपने-अपने स्वार्थ में लगी हुई? अगर वो स्वार्थ में लगी हुई हैं, तो बीजेपी तो निस्वार्थ है अगर देखा जाए। वो तो चुनाव लड़ रही है और कहीं न कहीं कई यहाँ तक कि ओवैसी का नाम लिया जाता है कि बीजेपी की बी टीम है। जहाँ भी जाते हैं बीजेपी को फ़ायदा होता है और उनके बयानात भी देखा जाए तो वो जिस तरीके के मुद्दे उठाते हैं, अगर बीजेपी पे उँगली उठाते हैं, तो साथ में जिस वक़्त कांग्रेस सत्ता में थी या बाकी विपक्षी पार्टियाँ, उस वक़्त भी मुसलमानों पे जो जुल्म हुए हैं, उसको भी उठाती हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ इसी सत्ता में, ये अलग बात है कि इस सत्ता में अगर किसी मुसलमान पर जुल्म होता है, तो प्रचारित ज़्यादा होता है। इसके पहले भी ऐसी घटनाएँ होती रही हैं और आज भी हो रही हैं। मुसलमानों पर जुल्म जो है वो क्राइम को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। कोई अगर क्राइम होता है तो उसको एक धर्म का एंगल दे दिया जाता है क्योंकि उस तरीके की चीज़ें हम अगर इंटरनेट पर हम बार-बार इंटरनेट सोशल मीडिया का ज़िक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेट पर ही चीज़ें आज के टाइम पे लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसको कंज़्यूम कर रहे हैं। इंटरनेट पर ये चीज़ काफ़ी तेज़ी से वायरल हो जाती है। लोग इस चीज़ में घुस चुके हैं कि अगर उसमें आप धर्म का एंगल जोड़ देंगे, जो क्रिएटर होते हैं ख़ास के तौर पे, वो इस चीज़ का यूज़ करते हैं कि अगर आप धर्म की चीज़ें उसमें ऐड कर देंगे तो ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, ज़्यादा लाइक्स मिलेंगी। तो ये भी एक लोगों की मेंटालिटी बनती चली जा रही है कि व्यूज़ और लाइक्स के लिए एक क्राइम को वो धर्म से जोड़ देते हैं। क्राइम को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता लेकिन अगर उसमें आप आरोपी का नाम बता दे रहे हैं तो ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं। जी, बिल्कुल आप की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत तो हूँ। इससे एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना-देना हो सकता है, नहीं हो क्यों नहीं सकता? हो सकता? हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना आईटी सेल है और सभी लोग वोट कन्वर्जन के लिए, वोट को अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए जाति राजनीति, धार्मिक राजनीति सभी कर रहे हैं। सभी को सत्ता चाहिए। जनता की बात कौन कर रहा है, जनता को आगे लेके कौन जाना चाहता है, ये तो बात की बात है। लेकिन अगर दक्षिणपंथी सोच की बात करें, सिर्फ भारत में नहीं, इस समय पूरे विश्व में अगर देखा जाए इस सोच को बढ़ावा मिला है। और इस राजनीति से अगर किसी पार्टी को फायदा मिल रहा है तो उस सोच को आगे ले जाने में क्या बुराई है, जब वो सत्ता में काबिज बनी है उस सोच के साथ। सत्ता ही कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए मेन ध्येय बना हुआ है फिलहाल, जो इतना समझ में आ रहा है। मुद्दे तो बहुत से आते हैं चले जाते हैं, सत्ता में जो है वही जीत रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जनता के लिए काम करना एक अलग चीज होती है, लेकिन काम को दिखाना और प्रचारित करना दूसरी चीज होती है। जो जनता के दिमाग में ये डाल लेगा कि हमने ये काम किया और प्रचारित कर लेगा, जनता को सहमत कर लेगा, वो इस समय जीत रहा है। ठीक है। आप देख रहे थे, सुन रहे थे, अभी को वोटिंग जो है जारी है, काउंटिंग जारी है अभी और जिस तरीके से यहाँ पर रिज़ल्ट अभी सामने देखने को मिल रहा है, टीएमसी जो है पीछे चल रही है पश्चिम बंगाल में, बीजेपी आगे चल रही है। पहली बार वहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट बनाने की तरफ बढ़ रही है। असम में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। वहीं तमिलनाडु में टीवीके एक ऐसी पार्टी उभर कर के सामने आई है, जिस पार्टी से मुख्यमंत्री बनने जा रहा है इस आज की डेट के बाद से, इस साल जो है 2026 के बाद से वहाँ पर अब टीवीके जो है अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। 4 टीवी न्यूज़ पर फैसले लगातार दिन भर आप देख सकते हैं, फैसले जारी हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।